जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्टेप फॉर स्पेशल। टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस DED-HI पेपर 9 यूनिट 2.2.1 अडेप्टेशन इन प्री स्कूल लेवल। आइए इसके बारे में जानते हैं। और भी अधिक स्पेशल एजुकेशन से संबंधित वीडियो प्राप्त करने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए स्टेप फॉर स्पेशल। थैंक यू फ्रेंड्स। अडेप्टेशन इन प्री स्कूल लेवल, आइए इसके बारे में जानते हैं। सामान्य बच्चे तथा विशेष बच्चे दोनों के लिए औपचारिक शिक्षा की नींव प्री स्कूल लेवल पर पड़ती है। जहां सामान्य बच्चे में प्री लिटरेसी स्किल पे काम किया जाता है, वहीं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के साथ प्री लिटरेसी स्किल के साथ साथ लैंग्वेज डेवलपमेंट पे भी काम किया जाता है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो प्री स्कूल लेवल जो लर्निंग है उसके अंदर बच्चों के लिए किस प्रकार से काम किया जाता है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो सामान्य बच्चे हैं उनके लिए, जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके लिए प्री लिटरेसी स्किल के लिए काम किया जाता है, और जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके लिए प्री लिटरेसी स्किल के साथ साथ लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए भी कार्य किया जाता है। ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसमें आगे जानते हैं। इसलिए प्री स्कूल पर टीचर स्टूडेंट 1:4 या 1:5 होता है। ये जो स्टूडेंट्स का रेशो दिया गया है कि एक टीचर होगा 4 स्टूडेंट या फिर 5 स्टूडेंट 1 टीचर, इस प्रकार से बच्चों का ग्रुप बनाया जाएगा टीचर के लिए और वो उनको टीचिंग करेगा और जो अडॉप्टेशन है उसको लागू करवाएगा। और हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए अडॉप्टेशन करके इनकी रुचि, क्षमता और आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। पाठ्यक्रम को बच्चों के अनुकूल बनाने के लिए, जो पाठ्यक्रम हो उसको बच्चों के अनुकूल बनाने के लिए कुछ निम्न प्रकार के एस्पेक्ट्स हैं, उनको ध्यान में रखकर अप्लाई किया जाता है। और हियरिंग इम्पेयर्ड और MR बच्चों के लिए और HCP बच्चों के लिए भी और ASD बच्चों के लिए भी पाठ्यक्रम है जो तैयार किया जाता है। ये यहाँ पर बताया गया है। पाठ्यक्रम तैयार करते हैं जब हम किसी भी प्रकार के बच्चे के लिए, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करते हैं। आइए उनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट दिया गया है यहाँ पर अडॉप्टेशन ऑफ सिलेबस, टीचिंग मेथड एंड टेक्निक्स। आइए इसके बारे में जानते हैं। सवर्णाक्षम बच्चों में सुनने की समस्या होती है, इसलिए उनमें भाषा का विकास सही से नहीं हो पाता है, जिससे उनकी शैक्षिक उपलब्धि प्रभावित होती है। इस समस्या को दूर करने के लिए प्री स्कूल के दौरान ही सवर्णाक्षम बच्चों को उनकी समस्या के अनुसार प्लान की गई विधि जैसे नेचुरल मेथड, स्ट्रक्चर मेथड एंड कंबाइंड मेथड का सहारा लिया जाता है। इसके साथ लैंग्वेज टेक्निक्स जैसे कि न्यूज़, कन्वर्सेशंस, पोएम, डायरेक्ट एक्टिविटी, विजिट्स etc का सहारा लिया जाता है। भाषा शिक्षण की विधि और तकनीकों का मुख्य उद्देश्य बच्चे में फंक्शनल लैंग्वेज का विकास करना होता है, जिससे वे संप्रेषण कर सके। अब यहाँ पर बताया गया कि जो HI बच्चे होते हैं उनके लिए भाषा वाणी विकास करने के लिए अनेक प्रकार की एक्टिविटी की जाती है, जिसके लिए उनके अंदर की जाती है, जिसके लिए बच्चों को नेचुरल मेथड और स्ट्रक्चरल मेथड, कंबाइंड मेथड के सहारे से जो भाषा वाणी विकास है उसका विकास किया जाता है। और इसके लिए बच्चों के लिए न्यूज़, कन्वर्सेशन, पोएम्स, डायरेक्ट एक्टिविटी और विजिट्स वगैरह के थ्रू बच्चों में ये सब परिवर्तन और विकास किया जाता है। ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसमें आगे जानते हैं। प्री स्कूल के दौरान सवर्णाक्षम बच्चों में कैलेंडर एक्टिविटी, मैथमेटिकल, इन्वायरमेंटल स्टडी और फिजिकल एक्टिविटी कराई जाती हैं। इन सभी क्रियाओं को खेल विधि के द्वारा कराया जाता है। इसके साथ साथ सवर्णाक्षम बच्चों को लिसनिंग और स्पीच डेवलपमेंट के लिए ऑडिटरी ट्रेनिंग भी कराई जाती है और उनमें स्पीच रीडिंग को स्पोर्टिव मेथड के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर बताया गया कि बच्चों के अंदर किस प्रकार से हम एक्टिविटी करवाते हैं, जैसे उनके अंदर
कैलेंडर के रूप में एक्टिविटी करवाते हैं, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट करने के लिए, इन्वायरमेंट स्टडी के रिलेटेड कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए, और फिजिकल एक्टिविटी करवाई जाती है ताकि बच्चों के अंदर खेल विधि के द्वारा जो स्पीच है वो डेवलप हो सके और लिसनिंग और स्पीच की जो डेवलपमेंट है उसको बच्चा प्राप्त कर सके, और बच्चों को स्पीच ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है। और जो स्पीच रीडर है उसको एक स्पोर्टिव मेथड के रूप में बच्चों के लिए प्रयोग किया जाता है, ये यहाँ पर बताया गया है। सेकंड पॉइंट दिया गया है इसमें, अडेप्टेशन ऑफ को करिकुलर एक्टिविटी, कि जो पाठ्य सहगामी क्रिया होती है उसमें किस प्रकार से अडेप्टेशन किया जाता है, आइए उसके बारे में जानते हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं से तात्पर्य उन क्रियाओं से है जो कि शिक्षा के साथ साथ बच्चों में शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक व नैतिक विकास के लिए कराया जाता है। लगातार शिक्षण के फलस्वरूप शिक्षक तथा बच्चों में मानसिक थकावट आ जाती है। इस थकावट को दूर करने के लिए अन्य क्रियाएं जैसे डांसिंग, योगा, बोटिंग, गार्डनिंग, साइकिलिंग, स्काउट गाइड, सोशल वर्क, ब्लड डोनेशन कैंप, स्वच्छता अभियान आदि की क्रियाएं पाठ्य सहगामी मानी जाती हैं। अब यहाँ पर बताया जो को करिकुलर एक्टिविटी है उनके लिए बच्चों के विकास में किस प्रकार से सहायक होने वाली एक्टिविटीज़ को हम प्लान करते हैं और बच्चों से परफॉर्म करवाते हैं, यहाँ पर बताया गया है। जब हम श्रवण अक्षम बच्चों के लिए बात करते हैं या फिर मेंटली रिटार्ड बच्चों के लिए बात करते हैं, किसी भी बच्चे के लिए बात करते हैं तो है कंटिन्यू जो एक लर्निंग है उसको नहीं कर सकता, उसको मेंटली थकावट हो जाती है, और उस थकावट को रिलीज़ करने के लिए जो डांस एक्टिविटी है, योगा एक्टिविटी, जो भी अनेक प्रकार की एक्टिविटी जो स्कूल में करवाई जाती हैं जिनका मोटिव बच्चों को एंटरटेन करने के साथ साथ एजुकेशन देना भी होता है, वो सब को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, यहाँ पर बताया गया है। इन क्रियाओं के द्वारा बच्चों की शैक्षिक अधिगम प्रक्रिया में रुचि बढ़ती है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का चुनाव करते समय शारीरिक विकास व मानसिक विकास व उनकी शारीरिक योग्यता को ध्यान में रखना चाहिए। अब यहाँ पर बताया गया कि बच्चों के लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का चुनाव करते समय बच्चों की जो नीड्स हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए, ये यहाँ पर बताया गया है। इसके आयोजन के दौरान बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। जब हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं को प्लान करें तो इनका उद्देश्य बच्चे में भाषा विकास करना भी होना चाहिए। जैसे हम स्कूल में कोई फेस्टिवल मना रहे हों तो उस दौरान हमें बच्चों को फेस्टिवल संबंधित निर्णय देना चाहिए। इसके अलावा बच्चे में टॉपिक जैसे धर्म, हमारे सहायक, वेशभूषा, जैसे वेशभूषा, विभिन्न राज्यों की जो पोशाक होती है उनके बारे में बताना आदि को, फैंसी डिज़ाइन कंपटीशन को रोल प्ले के द्वारा करा सकते हैं। यहाँ पर बताया गया कि जो विभिन्न बच्चों के ड्रेस कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें राज्यों की वेशभूषा और हमारे सहायक जैसे कि पुलिस की ड्रेस में और डॉक्टर्स की ड्रेस में, टीचर्स वगैरह के यूनिफॉर्म में हम बच्चों को बताते हैं कि ये हमारे हेल्पर्स होते हैं, और धर्म के बारे में बच्चों के अंदर कॉन्सेप्ट डेवलप करने में हमें हेल्प मिलती है, ये यहाँ पर बताया गया है। थर्ड दिया गया इसमें, अडेप्टेशन इन इवैल्यूएशन। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जो कि व्यक्तिगत व सामुदायिक रूप से की जाती है। इसके द्वारा बच्चों में अधिगम की मात्रा व अधिगम की गुणवत्ता का पता चलता है। जब हम प्री प्राइमरी लेवल पर इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो बहुत से ऐसे मानवीकृत हैं जिनके द्वारा लिंग्विस्टिक, कॉन्सेप्चुअल व लिटरेसी स्किल को एसेस किया जाता है। ये यहाँ पर बताया गया है कि बच्चों के लिए जो इवैल्यूएशन है वो उनकी गुणवत्ता और क्षमता के बारे में पता लगाने के लिए ज़रूरी होता है। और यहाँ पर जो प्री प्राइमरी लेवल पर एजुकेशन होती है उसमें बच्चों की एजुकेशन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, और इवैल्यूएशन करने के लिए उसमें भी अडेप्टेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि सभी प्रकार के बच्चों का एक ही मेथड से इवैल्यूएशन करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। आइए इसमें आगे जानते हैं। इवैल्यूएशन के दौरान शिक्षक को चाहिए कि वह अपने शिक्षण के अनुसार इवैल्यूएशन टूल, टेस्ट, इवैल्यूएशन शीट में परिवर्तन करे। जैसे इवैल्यूएशन शीट में
पिक्चर्स पजल्स ऐड करके करना व ऑडिटरी स्किल से जुड़ी एक्टिविटी देना। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो इवैल्यूएशन हम मेथड बना रहे हैं उसके अंदर अनेक प्रकार के जो टूल्स हैं उनमें परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे पिक्चराइज कॉन्सेप्ट दे सकते हैं, पजल्स दे सकते हैं। उसके अंदर हम ऑडिटरी स्किल से जुड़े हुए भी कुछ एक्टिविटी हम दे सकते हैं, जिससे बच्चे का हमें पिक्चर जो स्पीच असेसमेंट के साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ के बारे में भी उसका पता लग सके। अगर हम पजल्स वगैरह देते हैं तो बच्चे के IQ वगैरह जो उसके मेंटली और कॉग्निटिव डेवलपमेंट के जो एस्पेक्ट्स होते हैं उनके बारे में हम जान सकते हैं, इवैल्यूएशन कर सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है। पॉइंट 4 अडॉप्टेशन इन टीचिंग लर्निंग मटेरियल। आइए इसके बारे में जानते हैं। प्री स्कूल लेवल पर सर्वसक्षम बच्चों के लिए इंडक्शन लूप सिस्टम, FM सिस्टम, एम्पलीफिकेशन डिवाइस ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि यह बच्चों को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करते हैं कि ये ज़्यादा घूम फिर सकें। प्री प्राइमरी लेवल पर बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षण अधिगम सामग्री का चुनाव बड़े ध्यान से करना चाहिए। ऐसे बच्चों को ALD का प्रयोग कर रहे हैं उनके लिए ऐसे TLM का प्रयोग करना चाहिए जो कि विजुअल के साथ साथ ऑडिटरी स्किल यानी कि ऑडियो विजुअल पर भी जोर दें। प्री प्राइमरी पर शिक्षण करते समय प्रत्येक कॉन्सेप्ट के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री होनी चाहिए, जिससे उन्हें भाषा विकास को बढ़ावा मिले। शिक्षण अधिगम में फ्लैश कार्ड, चार्ट, सेंटेंस ट्रैप, मॉडल, प्रोजेक्टर इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए। जैसे अगर हमें बच्चों को पदार्थ की अवस्थाएं बतानी हैं तो हम उन्हें प्रत्यक्ष रूप से ईंट, पत्थर, लोहा का प्रयोग करके रियल परिस्थिति में भाषा विकास कर सकते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि जब हम सर्वसक्षम बच्चों के लिए बात करते हैं तो उनके लिए जो लूप सिस्टम है और FM सिस्टम है और एम्पलीफिकेशन डिवाइस है, हीयरिंग एड वगैरह अगर बच्चे यूज़ कर रहे हैं तो उनके लिए हमें ऑडियो विजुअल जो TLM है उनका प्रयोग करना चाहिए, ताकि बच्चे अधिक से अधिक देखकर और सुनकर सीख सके, यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, अगर बच्चों के अंदर अगर हमें कॉन्सेप्ट है जो अवस्था से रिलेटेड बताना है तो उसके अंदर हम रियल कॉन्सेप्ट को बच्चों के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे बच्चे देखकर सीख सकते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। ये अडॉप्टेशन तभी प्रभावी होंगे जब कक्षा वातावरण शेड्यूल में भी अडॉप्टेशन किया जाएगा। अब ये जो हमने परिवर्तन पर बात की है वो तभी प्रभावी होंगे जब कक्षा के जो वातावरण है उसके शेड्यूल में बच्चों के अनुसार परिवर्तन किया जाएगा। जैसे कि बच्चे की नीड्स क्या हैं उनको ध्यान में रखते हुए परिवर्तन करने की बात यहाँ पर कही गई है। क्लासरूम आधारित संरचना में व्यवस्था में अनुकूलना, ये इसके बारे में जानते हैं। अडॉप्टेशन इन क्लासरूम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट्स, आइए इसके बारे में जानते हैं। जब हम क्लासरूम की बात करते हैं तो सर्वसक्षम बच्चों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में अडॉप्टेशन करते समय उनकी शारीरिक व शैक्षिक क्षमता को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि सर्वसक्षम बच्चों की मुख्य समस्या वातावरण की ध्वनियों को सुनने में होती है। इसलिए अडॉप्टेशन इस तरह करना चाहिए कि उनकी यह समस्या दूर हो सके। इसलिए क्लासरूम साउंड प्रूफ होना चाहिए। यहाँ पर बताया गया कि जो हीयरिंग एड यूज़ करते हैं बच्चे, उनको वातावरण की जो ध्वनियाँ है वो सुनाई देती है और वो उनको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। इसलिए उनके लिए जो क्लासरूम मैनेजमेंट है उसके लिए क्लासरूम साउंड प्रूफ होने चाहिए, यहाँ पर बताया गया है। ऐसा संभव न हो तो दीवार पे कार्डबोर्ड के साथ जूट की चादरें लगा देनी चाहिए और फ्लोर पर मैट होने चाहिए ताकि पढ़ाते समय शिक्षक की ध्वनि कक्षा में न गूंजे। ये सब इसके समाधान बताए गए हैं। अगर साउंड प्रूफ रूम बनाना पॉसिबल न हो पाए तो हमें दीवारों पर जूट की रस्सी और चादर वगैरह लगा देनी चाहिए, फ्लोर पर मैट बिछा देनी चाहिए, जिससे जो साउंड का कंपन है वो कम से कम हो और बच्चों को डिस्ट्रैक्शन कम हो, ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसमें आगे जानते हैं। सामान्य बच्चों की अपेक्षा विशेष शिक्षक और विशेष बच्चों का अनुपात बहुत कम होता है, इसलिए कक्षा की बनावट व बैठने की व्यवस्था भी उनकी आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए। कक्षा में विशेष बच्चों को बैठाने के लिए सी शेप में
बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ पर बताया गया कि जब हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की बात करते हैं तो उनके लिए जो बैठने की जो सीटिंग होती है वो सी शेप में होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर टीचर होगा और यहाँ पर बच्चे बैठ जाएंगे और टीचर सबके सामने अपनी बात रख सकता है और जो बच्चे हैं वो भी डायरेक्ट टीचर के संपर्क में रहेंगे तो अधिक से अधिक शिक्षण हो पाएगा। ये यहाँ पर क्लासरूम मैनेजमेंट है उसके लिए बताया गया है। आइए इसमें आगे जानते हैं। जिन बच्चों में प्रोफाउंड प्रॉब्लम हो उन्हें शिक्षक के जस्ट सामने बैठना चाहिए। इसके लिए कक्षा में वेंटिलेशन और लाइट की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो बच्चे बिल्कुल प्रोफाउंड कैटेगरी के हैं उनको टीचर के बिल्कुल सामने बैठना चाहिए ताकि जो टीचर है वो उनको देख सके और वो टीचर के होठ से भी लिप रीडिंग करते हुए समझ सके। ये यहाँ पर बताया गया है। और कक्षा में हवादार अच्छा रूम होना चाहिए और लाइट की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि जो लाइट है उसकी वजह से जो हीयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं वो अच्छे से पिक्चर को देख सके और उसको समझ सके। ये यहाँ पर बताया गया है। दीवारों पे डार्क कलर पेंट नहीं होना चाहिए जिससे बच्चे डिस्ट्रैक्ट हों। इसके अलावा कक्षा में कोई नुकीली बनावटी अलमारी आदि इस तरह से होना चाहिए कि किसी भी स्थिति में बच्चे को चोट न पहुँचे। कक्षा के साथ साथ पूरा कैंपस बैरियर फ्री होना चाहिए। यहाँ पर बताया गया है कि जो क्लासरूम है उसमें डार्क कलर का पेंट है वो नहीं होना चाहिए क्योंकि जो डार्क कलर का पेंट होता है वो लाइट को डिस्ट्रैक्ट करता है, उसको कम करता है, अब उसको ऑब्ज़र्व कर लेता है। ये यहाँ पर बताया गया है। इसकी वजह से बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और कक्षा में कोई भी नुकीली चीज़ नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर कक्षा में अलमीरा वगैरह रखी गई हैं TLMs रखने के लिए तो उनकी जो किसी प्रकार से बच्चे को हानि ना हो, चोट ना हो, इस प्रकार से हमें सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए और पूरे कैंपस को, पूरे स्कूल को ही बैरियर फ्री बनाना चाहिए। ये यहाँ पर बताया गया है। आइए अब यहाँ पर जानते हैं अडेप्टेशन इन शेड्यूल। प्री स्कूल लेवल पर टीचिंग लर्निंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए यह आवश्यक है कि शेड्यूल पूरी तरह से फ्लेक्सिबल हो क्योंकि छोटे बच्चे जल्दी थक जाते हैं, इसलिए उनका स्कूल का समय ज़्यादा नहीं होना चाहिए और पीरियड का ड्यूरेशन भी 30 to 40 होना चाहिए। ये यहाँ पर बताया गया है कि जो अडेप्टेशन है बच्चों के लिए शेड्यूल में भी होना चाहिए क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं जल्दी ही डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, थक जाते हैं और ज़्यादा समय तक एक जगह नहीं बैठ पाते और पढ़ाई में मन नहीं लग पाता उनका। इसलिए हमें जो शेड्यूल है, जो बच्चों के लिए जो टाइम पीरियड बनाया गया होता है उसके अंदर ही फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए। जो टाइम पीरियड की जो स्टडी टाइम की लिमिट्स होती है वो 30 मिनट्स या 40 मिनट्स मैक्सिमम होनी चाहिए। ये यहाँ पर बताया गया है बच्चों के लिए।